Rich Dad Poor Dad. The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. एक गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करता है, जबकि अमीर अपने पैसों से काम करवाता है। द ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी और उनके फ्रेंड माइक, ये 9 साल के थे जब इनके कुछ अमीर फ्रेंड्स बीच पर एक पार्टी प्लान करते हैं, लेकिन उस पार्टी में सिर्फ अमीर लोग अलाउड होते हैं। इसलिए इन दोनों को इनवाइट नहीं किया जाता, क्योंकि ये काफ़ी गरीब घर से आते थे। तो ये बात इन दोनों को ही अच्छी नहीं लगी। तो रॉबर्ट अपने फादर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि डैड मुझे बताओ, अमीर कैसे हुआ जाए। इस बात का आंसर उनके पास नहीं था। वैसे तो रॉबर्ट के फादर वेल एजुकेटेड हैं और वो एक गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं और घर का खर्चा मेंटेन करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो उन्होंने पैसों को लेकर हमेशा स्ट्रगल ही किया है। इसलिए इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने उन्हें पुअर डैड कहा है। तो रॉबर्ट के पुअर डैड उनसे कहते हैं कि अमीर कैसे हुआ जाए। इस बात का आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपको सच में जानना है कि अमीर कैसे हुआ जाए, तो मेरे ख्याल से आप दोनों को माइक के डैड से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो आपको कुछ सिखा पाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो उन्होंने 8th क्लास भी क्रॉस नहीं करी, बट आज की डेट में वो वेयर हाउस के मालिक हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, कुछ स्टोर्स एंड 3 रेस्टोरेंट्स उनके अंडर में आते हैं और अभी करंट में उनके साथ 150 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। वो कुछ अलग ही सोच रहे हैं और बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं। तो हो सकता है वो आप दोनों की कुछ हेल्प कर पाए। ये सुनकर दोनों बहुत ही एक्साइटेड हो गए और रॉबर्ट की नज़र में माइक के डैड ही रिच डैड है। पुअर डैड और रिच डैड की सोच में काफ़ी डिफरेंस था। जैसे पुअर डैड का कहना था कि आप पढ़ो लिखो, एक लेवल पर आओ और फिर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करो, सेफ एंड सिक्योर जॉब, मतलब टेंशन फ्री लाइफ। वहीं रिच डैड का कहना था कि आप पढ़ो लिखो, एक लेवल पर आकर खुद की कंपनी बनाओ या फिर कंपनी बाय कर सको, ताकि लोगों के लिए जॉब क्रिएट हो सके। तो रॉबर्ट और माइक काफ़ी एक्साइटमेंट में रिच डैड के पास जाते हैं उनसे सीखने कि आखिर अमीर बनने का क्या फॉर्मूला है। रिच डैड इन्हें सिखाने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों से कहते हैं कि आपको अभी से ही मेरे लिए काम करना होगा और मैं उसके बदले में आपको 1 घंटे काम करने पर 10 सेंट्स पे करूँगा। ये बात इन दोनों को समझ नहीं आई और अमाउंट भी काफ़ी कम था, लेकिन दोनों को सीखना था, इसलिए वो काम करने के लिए एग्री हो गए। तो अब ये दोनों काम करने लगे और रिच डैड इनसे नहीं मिलते थे, ये बस काम किए जा रहे थे। कुछ मंथ्स बाद रॉबर्ट थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए और रिच डैड से मिलने गए। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट कराने के बाद रिच डैड आए और रॉबर्ट उनसे कहने लगे कि आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, बस अपना काम निकलवाया। ना ही आप इन दिनों में मुझसे मिले, मुझसे इतने कम पैसों में काम करवाया, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सब सुनकर रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस सिचुएशन का जिम्मेदार मैं हूँ तो तुम गलत हो, क्योंकि हम अक्सर अपनी सिचुएशन का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम मैं हूँ तो तुम मुझे तो कभी नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अगर ये मान लो कि प्रॉब्लम तुम खुद हो तो चांसेस है कि तुम ग्रो कर पाओ। जैसे अभी जो काम तुमने सिर्फ कुछ महीने किया और परेशान हो गए, सोचो अगर यही काम तुम्हें सारी ज़िंदगी करना पड़े तो। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि 90% से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते हैं। ये जो लाइफ है वो सबके लिए फेयर है और अनफेयर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग लाइफ से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह सिर्फ कंप्लेन करते हैं। ये सब सुनकर रॉबर्ट एकदम शांत हो गए, उन्हें समझ नहीं आया आगे क्या बोलूँ। तब रिच डैड ने कहा कि अब तुम मेरे लिए फ्री में काम करोगे और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपने आँख और कान खुले रखो। लाइफ हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी देती है, उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। तो रॉबर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने लगे। तो कुछ समय ऐसे ही काम करते करते एक अपॉर्चुनिटी रॉबर्ट को दिखी। रॉबर्ट के एरिया में एक लाइब्रेरी थी। कुछ बच्चे जो बुक्स अफोर्ड कर पाते थे वो बुक्स पढ़कर या तो फेंक देते थे या तो फिर हाफ रेट पर उसे सेल कर देते थे। तो रॉबर्ट ने उन सबसे मैक्सिमम बुक्स हाफ रेट पर खरीदी और अपने घर के नीचे एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, जिसमें उन्होंने कुछ बच्चों से कहा कि अब आप मिनिमम एडमिशन फ़ी देकर 2 आवर्स तक अनलिमिटेड बुक्स पढ़ सकते हो। इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो बच्चे बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो भी बुक्स पढ़ पाए। और रॉबर्ट ने लाइब्रेरी में अपनी छोटी सिस्टर को एज अ रिसेप्शनिस्ट हायर किया और उसे वीक का $1 पे किया। कुछ मंथ्स बाद ये बिज़नेस शट डाउन हो गया, बट रिच डैड को खुशी थी ये देखकर कि बच्चों ने कुछ प्रैक्टिकल किया। रिच डैड को ये देखकर अच्छा लगा कि रॉबर्ट लाइब्रेरी में फिजिकली एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसे बनाए।
तो एक छोटा सा आइडिया कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। जब भी बात पैसों की आती है तो फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1923 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें उस समय के सारे अमीर लोग आए हुए थे। 25 साल बाद उनमें से जब कुछ लोगों की डेथ हुई तो कुछ लोग तो कर्जा लेकर मरे थे और कुछ लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं थी। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो पैसे बनाना आपके लिए ईजी हो सकता है, लेकिन बिना फाइनेंशियल नॉलेज के वही पैसे हाथ से जा भी सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने पैसे कमाए, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने कितने पैसे बचाए। फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए आप पैसों से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, सेमिनार अटेंड कर सकते हो या फिर कुछ अमीर और समझदार लोगों से बात कर सकते हो। जब पुअर डैड की डेथ हुई थी तो उन्होंने अपने बिल्स और भी कई चीज़ें पेंडिंग छोड़ दी। वहीं रिच डैड अपनी आने वाली जनरेशन्स चर्च और चैरिटी के लिए पैसे बचा कर गए। रिच डैड का मानना है कि इंसान को दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं, एक उनका डर और दूसरा उनका लालच। लोगों को डर लगता है रिस्क लेने में, और जब किसी भी चीज़ का लालच ज़्यादा हो जाता है तो हम जाने अनजाने अपना ही नुकसान कर देते हैं। ऐसे ही लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसे होने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, जबकि रियल में ज़्यादा पैसे होने से पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो लोग जो आज की डेट में हाईएस्ट पेइंग जॉब कर रहे हैं, जिनकी सैलरी लाखों में है, वो भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम अपना एक्सपेंस खुद ही बढ़ा लेते हैं। जैसे अगर आपकी सैलरी 10,000 है और आपके खर्चे 15,000 है और आप ऐसा सोचते हो कि आपकी सैलरी 20,000 हो जाए तो आप 15,000 खर्च करोगे और 5,000 सेव, तो ऐसा शायद ही हो, क्योंकि थोड़े पैसे बढ़ते ही हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। यही फ़र्क है एक अमीर और एक गरीब इंसान में। गरीब इंसान पैसे आते ही कुछ लग्जरीज खरीदता है जिससे वो अच्छा लगे या तो फिर थोड़ा अमीर दिखे, लेकिन अमीर लोग लग्जरीज एकदम लास्ट में खरीदते हैं, क्योंकि अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कार ली तो आप चाहो तो उसे पोर्टर या ओला पर जैसे भी ड्राइव करके पैसे अर्न कर सकते हो। तो जो चीज़ आपको पैसे बना कर दे वो एसेट कहलाती है। वहीं अगर कार लेकर आप उसमें घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। अमीर लोग ऐसा करते हैं लेकिन एसेट बनाने के बाद, ताकि उससे कमाए गए पैसों से वो पेट्रोल भरवा पाए और फिर एंजॉय कर पाए। एक समय था जब बैंक में पैसे सेव करके एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता था, और आज की डेट में बिना फाइनेंशियल नॉलेज के 2-3% रिटर्न मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो 7-8% है। मतलब पैसे सेव करके भी हम 5% घाटे में जा रहे हैं। इसलिए आज की डेट में फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड का कहना है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन जब आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट को समझ जाते हो तो आपको ये काफ़ी ईजी लगता है। इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप पैसे से पैसे बना सकते हो। जैसे रॉबर्ट ने एक घर $20 में ख़रीदा और 2 साल बाद उसे $60 में सेल कर दिया, तो रॉबर्ट को $40 का बेनिफिट हुआ। अब इस $40 के लिए रॉबर्ट ने कोई काम नहीं किया, बस अपने पैसों को सही जगह यूज़ किया। बट इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, उसमें पैसे बन भी सकते हैं और डूब भी सकते हैं, इसलिए सिर्फ उतना इन्वेस्टमेंट करो जितना आप अफोर्ड कर पाओ। ऐसे ही जब मैकडोनल्ड्स के फाउंडर ने कुछ कॉलेज स्टूडेंट से पूछा कि बताओ मेरा बिज़नेस क्या है, तब सबने कहा कि आपका बर्गर का बिज़नेस है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बर्गर का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का बिज़नेस है। एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, इसलिए आज की डेट में उनका ब्रांड ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी प्रॉपर्टी ओन करता है और उनका 70% रेवेन्यू रियल एस्टेट से ही आता है। उनका खुद का मानना है कि मैकडोनल्ड्स से अच्छा और टेस्टी बर्गर तो कोई भी बना सकता है, बट हमें ग्रो करने के लिए सेलिंग भी आनी चाहिए। जब हम सेलिंग की स्किल्स सीख जाते हैं तो हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी बाय एंड सेल कर सकते हैं। तभी तो लोग किसी भी बुक का कंटेंट बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि वो बुक बेस्ट सेलिंग है या नहीं। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को समझो, अपने एक्सपेंसेस कम रखो और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो। सिंपल मैथ एंड कॉमन सेंस आर ऑल यू नीड टू डू वेल फाइनेंशियली। थैंक यू।